हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ डिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में विल बी डिस्कसिंग द सेक्शन नंबर 20 ऑफ पंजाब रेंट एक्ट। तो सेक्शन नंबर 20 पंजाब रेंट एक्ट का बात कर रहा है ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन के बारे में। तो इस सेक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कब लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है टेनेंट को एविक्ट करवाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 20 के साथ में। तो सेक्शन नंबर 20 का सब सेक्शन 1 की अगर हम बात करें तो ये बस इतनी सी बात कह रहा है कि रेंट अथॉरिटी को आप अप्लाई कर सकते हो अपनी प्रेमिसेस एविक्ट करवाने के लिए ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। लेकिन अगर आपको टेनेंट को एविक्ट कराना है, इट मस्ट बी अकॉर्डेंस विद दिस लॉ, इट शुड नॉट बी कॉन्ट्रेरी टू दिस लॉ। एंड ये प्रोविजंस जो हैं, इनकी ग्राउंड्स जो दे रखी हैं यहाँ पे, इन्हीं ग्राउंड्स के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हैं, एविक्शन करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दिस सबसेक्शन 2, रेंट अथॉरिटी के पास अगर लैंडलॉर्ड ये एप्लीकेशन फाइल करता है कि वो अपनी प्रेमिसेस को टेनेंट से एविक्ट करवाना चाहता है, तो रेंट अथॉरिटी के पास अगर ऐसी एप्लीकेशन आती है तो इनमें से जो भी ग्राउंड दे रखी है उन ग्राउंड के बेसिस पे रेंट अथॉरिटी एविक्शन ऑर्डर्स पास कर सकती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली ग्राउंड तो यही है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर टेनेंट 3 महीने से ज़्यादा का रेंट पे नहीं कर पाया है और 2 महीने का नोटिस मिलने के बावजूद भी वो रेंट क्लियर आउट नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज़ अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। दैट इज़ कि उसको उस आउटस्टैंडिंग रेंट के लिए 15% के डिफ़ॉल्ट चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और जितना भी एरियर्स है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। तो अगर टेनेंट अपने एरियर्स आउटस्टैंडिंग क्लियर नहीं करता है और अपने पेनल्टी चार्जेस भी जो कि 15% के अकॉर्डिंग है वो पे आउट नहीं करता है, देन लैंडलॉर्ड हैज़ राइट टू अप्लाई द रेंट अथॉरिटी फॉर द एविक्शन ऑर्डर्स। तो रेंट अथॉरिटी उसको एविक्ट करने के ऑर्डर्स पास करके दे सकती है। ये नोटिस भी इसमें फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर लैंडलॉर्ड ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो सबसे पहले लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है कि उसको नोटिस प्रोवाइड करे टेनेंट को जो ये एरियर्स पे आउट नहीं कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कमिट कर रहा है। और अगर नोटिस देने से 2 महीने बाद तक भी वो इस नोटिस की कंप्लायंस नहीं कर रहा है, पे आउट नहीं कर रहा है अपने चार्जेस को, तो फिर ये रेंट अथॉरिटी के पास लैंडलॉर्ड जाके अप्लाई कर सकता है। और फ्रेंड्स, इसमें एक प्रोवाइज़ो भी दे रखी है जिसमें ये मेंशन किया है कि नोटिस वाला जो बेनिफिट हम टेनेंट को दे रहे हैं ये सिर्फ तभी दिया जाएगा जब डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टाइम हो रहा है। सब्सीक्वेंट डिफ़ॉल्ट पे ये नोटिस का बेनिफिट जो है टेनेंट नहीं ले सकता। मतलब बिना नोटिस भी रेंट अथॉरिटी को अप्लाई करके एविक्शन ऑर्डर्स जो हैं पास किए करवाए जा सकते हैं। सो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट ग्राउंड। अगर हम नेक्स्ट ग्राउंड की बात करें, दैट इज़ अदर चार्जेस पेएबल, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एंड फ्रेंड्स, कमिंग टू द अनदर ग्राउंड, दैट इज़ बी पॉइंट, दैट इज़ क्लॉज बी। क्लॉज बी के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि अगर टेनेंट को जिस पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट की गई थी वो उसके अलावा किसी दूसरे पर्पज़ के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। एंड नेक्स्ट इज़ क्लॉज सी। क्लॉज सी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को प्रॉपर्टी रेजिडेंस पर्पज़ के लिए दी है। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी 2 पर्पज़ के लिए दी जा सकती है, रेजिडेंशियल पर्पज़, नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़। तो अगर कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दी गई है और रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दी गई प्रॉपर्टी में 6 महीने तक वो टेनेंट या उस टेनेंट के फैमिली का कोई भी मेंबर वहाँ पे रिजाइड नहीं करता, तो वो प्रॉपर्टी का पर्पज़ जो है वो कंप्लाई नहीं होता माना जाता है। तो और जब ये पर्पज़ कंप्लाई नहीं होता तो दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। सो इन अदर वर्ड्स, इट कुड बी से दैट रेजिडेंशियल पर्पज़ से दी गई प्रॉपर्टी में 6 महीने तक अगर कोई रिजाइड नहीं करता है टेनेंट या उसका फैमिली मेम्बर, तो वो प्रॉपर्टी जो है एविक्शन के लिए गुहार लगा सकती है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ क्लॉज डी। क्लॉज डी में ये बोला गया अगर प्रेमिसेस में कोई ऐसा चेंज आ जाता है या प्रेमिसेस की कंडीशन ऐसी हो जाती है जो कि टेनेंट के लिए अनसेफ और अनफिट है, टेनेंट के लिए क्या किसी भी ह्यूमन हैबिटेशन के लिए पॉसिबल नहीं है सेफ्टी और फिटनेस के साथ में वहाँ पे रह पाना, तो इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड जो है वो प्रॉपर्टी को एविक्ट करवा सकता है ताकि उसमें नेसेसरी रिपेयर्स करवा के उस प्रॉपर्टी को फिट एंड सेफ करवा सके। तो इन शॉर्ट इसमें यह भी कहा जा सकता है कि रिपेयर्स और रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी लैंडलॉर्ड जो प्रॉपर्टी है एविक्ट करवा सकता है, लेकिन साथ ही साथ उसको रिकंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स का प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा कि वो इस पर्पज़ के लिए ही, ये बोनाफाइड पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर रहा है। जैसे कि कोई एस्टिमेट रिकॉर्ड्स या कोई भी उसने अगर रिकंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन के आप कह लीजिए कि रेनोवेशन के डिटेल्स वगैरह प्लान आउट किए हैं या कोई एस्टिमेशंस लिए हुए हैं बाय द वर्कर्स और लेबर्स, तो वो एस्टिमेट को भी ये रेंट अथॉरिटी को प्रेजेंट कर सकता है कि इस पर्पज़ के लिए उसे अपनी प्रॉपर्टी एविक्ट करवानी है ताकि वहाँ पे नेसेसरी रिपेयर्स करवा सके और उस प्रॉपर्टी को फिट और सेफ कर सके। देन नेक्स्ट ग्राउंड इज़ इमीडिएट डिमोलिशन बाय गवर्नमेंट। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने के ऑर्डर्स पास हो जाते हैं बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो उस
ऑर्डर की पालना कंप्लायंस करने के लिए किसी भी स्कीम या इम्प्रूवमेंट स्कीम के अंडर अगर ये ऑर्डर्स पास होते हैं तो उस प्रॉपर्टी को क्या किया जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को वकेट किया जा सकता है बाय अप्लाइंग टू रेंट अथॉरिटी. दिस इज ऑल्सो ग्राउंड ऑफ एविक्शन. देन कमिंग टू क्लॉज एफ. क्लॉज एफ में भी रिपेयर्स की ही बात हुई है. तो इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड ने कुछ रिपेयर्स, नेसेसरी रिपेयर्स करवाने हैं जो कि बिना वेकेशन के नहीं हो सकते, मतलब टेनेंट के वहाँ रहते रहते वो चेंजेस वहाँ पे नहीं हो सकते हैं, जैसे कि जो बिल्डिंग है उसमें अर्थिंग की प्रॉब्लम है या वहाँ पे वॉल्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें वहाँ पे सारा रिकन्स्ट्रक्ट या रीबिल्ड करवाना ज़रूरी है, तो उस सिचुएशन में बिना वेकेशन के अगर वो चेंजेस नहीं पॉसिबल है तो फ्रेंड्स ये ग्राउंड भी एविक्शन की है और रेंट अथॉरिटी ये ग्राउंड को एक्सेप्ट करके एविक्शन ऑर्डर्स पास कर सकती है. देन कमिंग टू क्लॉज जी. क्लॉज जी क्या कह रहा है? क्लॉज जी भी रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन की बात कर रहा है. अगर नेसेसरीली रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन रिक्वायर्ड है, एक बहुत ही सब्सटेंशियल और ऑल्ट्रेशन चेंजेस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो हैं वो होने हैं किसी अपार्टमेंट या टेरेस एरिया में और प्रॉपर्टी में, तो इस सिचुएशन पे भी वेकेशन की जा सकती है. एंड द नेक्स्ट इज़ एच क्लॉज, दैट इज़ फॉर स्पेसिफिक फ्लोर्स. ये बोला जा रहा है कि अगर किसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर्स हैं और उसमें पॉसिबल नहीं है किसी एक भी फ्लोर का रेनोवेशन करवाना विदाउट वेकेटिंग, तो उसमें इमीडिएट डिमोलेशन और रीबिल्डिंग करवानी ज़रूरी है. तो इस पर्पज़ के लिए भी फ्रेंड्स क्या किया जाएगा, उन्हें वेकेट किया जा सकता है और एविक्ट करवाया जा सकता है. तो इस सिचुएशन में भी ग्राउंड ऑफ एविक्शन अवेलेबल है. नेक्स्ट ग्राउंड इज ग्राउंड गिवन इन क्लॉज आई. क्लॉज आई के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि अगर टेनेंट या उसका कोई भी फैमिली मेम्बर लाइक स्पाउस या डिपेंडेंट जो भी उसके चिल्ड्रन हैं, सन या डॉटर, उन्होंने उस प्रॉपर्टी को इलीगली एक्वायर कर लिया हुआ है, उसका पोजेशन जो है वो एक्वायर किया हुआ है, जैसे कि आप कब्जा कह सकते हैं जिसे, वो कर लिया है, या फिर वो प्रॉपर्टी को हायर परचेज के लिए आगे अलॉट करवा दिया है, तो इस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग भी ये चीज़ परमिट नहीं की जा सकती. तो ये एक नॉन परमिसेबल एक्ट है और नॉन परमिसेबल एक्ट है, इसीलिए ये एक ग्राउंड ऑफ एविक्शन भी है. तो इस ग्राउंड पे भी एविक्शन की जा सकती है. देन नेक्स्ट ग्राउंड इज गिवन इन क्लॉज जे. क्लॉज जे में ये बोला जाता है कि अगर जो प्रेमिसेस जो लेट आउट की गई है फॉर द रेजिडेंस पर्पस, वहाँ पे वो रेजिडेंस पर्पस जो उन्हें दिया गया था वो किसी वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए दिया गया था. मतलब किसी एम्प्लॉयर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने एम्प्लॉयर को दी थी ऑन रेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट. तो जब वो एम्प्लॉयमेंट और सर्विस ही सीज हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी भी ऑटोमेटिकली उस रेंट रेजिडेंशियल स्टेटस से आउट हो जाएगी और वो प्रॉपर्टी टेनेंटेड प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी. तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन. ऑन सीजमेंट ऑफ सर्विस द प्रॉपर्टी दैट स्टैंड्स अंडर द रेंट कंट्रोलर ऑल्सो टेंड्स टू सीज. वो प्रॉपर्टी रेंट के एम्बिट से भी बाहर चली जाएगी. देन इज क्लॉज के. क्लॉज के में ये ग्राउंड दे रखी है कि अगर टेनेंट कोई सब्सटेंशियल डैमेज या कोई ऐसी आइडेंटिकल चेंजेस उसमें वहाँ पे कर देता है जो बिल्कुल ही प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी चेंज करे या वहाँ की वैल्यू को डिमिनिश कर दे, तो ऐसे चेंजेस भी नॉन परमिसिबल हैं और इट इज़ अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन. नेक्स्ट ग्राउंड इज दैट इज़ बीन गिवन इन नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज़ क्लॉज एल. इसमें ये बताया गया है कि अगर आपके नेबरहुड में आपको न्यूसेंस करते हैं और यू आर कन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस ऑफ द न्यूसेंस और एनी काइंड ऑफ अनॉयंस जो आपके नेबरहुड में या आप अपने लोकेलिटी में कर रहे हैं, तो कोई ऐसा इमोरल या इलीगल पर्पस आप वहाँ पे हेल्ड कर रहे हैं और इसके लिए आपको कन्विक्ट किया गया है, तो इस पर्पस के लिए आपको फिट नहीं माना जाएगा एज अ टेनेंट और यू कैन बी एविक्टेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन दिस वेरी ग्राउंड एज वेल. नेक्स्ट वन इज़ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कंडीशन. तो जिस कंडीशंस के बेसिस पे आपको वहाँ पे रखा गया था या कुछ कंडीशंस जो बाय गवर्नमेंट वहाँ पे इम्पोज की जाती हैं ऑन द लैंडलॉर्ड और बीइंग अ टेनेंट आप उस कंडीशंस को फॉलो या कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो ड्यू टू कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन यू कुड बी एविक्टेड आउट ऑफ द प्रॉपर्टी. आपको उस प्रॉपर्टी से एविक्ट कर दिया जाएगा. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे. अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज़ डू नॉट फील हेजिटेट टू रेज़ द क्वेरी. आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज रेज़ कर सकते हैं ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें. तो चलिए आगे चलते हैं आगे ग्राउंड्स की तरफ. तो नेक्स्ट जो ग्राउंड है दैट इज़ डिनायल ऑफ ऑनरशिप. दैट इज़ कि अगर आप टेनेंट होने के नाते वहाँ पे लैंडलॉर्ड की ओनरशिप भी चैलेंज कर रहे हैं और बाद में चैलेंज करने के बाद आप ये प्रूव करने में फेल हो जाते हैं कि वो जो ओनरशिप थी वो उसी पर्सन की नहीं थी, किसी और या आपकी थी, तो ऐसे पर्पस में अगर आप रियल ओनर की ओनरशिप ही चैलेंज कर रहे हैं और फेल हो जाते हैं इसको प्रूव करने में, तो आपको उसी टाइम वहाँ से एविक्ट कर दिया जाएगा और एविक्शन ऑर्डर्स मे बी पास्ड बाय द रेंट अथॉरिटी. So the next ground है that is bona fide tenant
नॉन प्रूवल, दैट इज़ कि अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि आप ही वहाँ के टेनेंट थे, आप ही वहाँ के बोनाफाइड टेनेंट थे, तो इस ग्राउंड पे भी आपको एविक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड, जब हमने सेक्शन 4 पढ़ा था इसका, पंजाब रेंट एक्ट का, तब क्लियरली स्टेट किया था कि जो सेक्शन नंबर 4 है उसमें क्लियरली ये स्टेटेड था कि जब भी आप टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, इट शुड बी बाय द डीड, दैट इज़ रेंट एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। वही डियर फ्रेंड्स आपका प्रूफ होता है कि आप एक टेनेंसी के रिलेशनशिप में फॉल कर रहे हैं और आपका लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो ये एग्रीमेंटल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है ये प्रिवेल कर रहा है। तो अगर आप ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं तो कल को आपको टेनेंट जो भी प्रूफ करना होगा बोनाफाइडनेस ऑफ द टेनेंसी, तो वो प्रूफ करने में आप फेल हो सकते हैं और इसके लिए आपको एविक्ट भी किया जा सकता है। अगर आप अपनी टेनेंसी प्रूफ नहीं करते हैं तो यू कुड बी एविक्टेड। तो टेनेंसी कैसे प्रूफ करेंगे आप? सेक्शन 4 की कंप्लायंस के साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्राउंड की तरफ, दैट इज़ द ग्राउंड दैट इज़ बीन गिवन अंडर क्लॉज पी। तो इस ग्राउंड में ये बोला जा रहा है कि अगर आपने खुद से टेनेंट ने होने के नाते आपने लैंडलॉर्ड को राइटिंग में पहले ही स्पेसिफाई कर रखा है कि आपकी जो टेनेंसी है वो इस कंसर्न डेट और पर्टिकुलर टाइम पे टर्मिनेट होगी, दैट इज़ कि आपने खुद ही वेकेशन के जो पर्टिकुलर्स हैं वो सबमिट कर रखे हैं, आपने खुद एक डेट एग्री कर रखी है टर्मिनेशन ऑफ योर टेनेंसी की, और टर्मिनेशन होने के बाद वेकेशन डेट्स और अपना वेकेशन का आप एग्रीमेंट देने के बाद भी अग्रीड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेकेट नहीं करते हैं, तो यू कुड बी एविक्टेड बाय द रेंट अथॉरिटी ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे अगर आप एविक्शन जो है फेस करना पड़ सकता है आपको अगर आप वेकेट नहीं करते हैं एज़ पर अग्रीड टर्म्स। नेक्स्ट इज़ ओन कंजम्पशन ऑफ लैंडलॉर्ड। अगर लैंडलॉर्ड को इमीडिएट क्या चाहिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहिए, मतलब इमीडिएटली वो प्रेमिसेस उसको खुद के कंजम्पशन के लिए चाहिए, किसी भी सो कॉल्ड रीज़न के लिए जो कि एक जेन्युइन रीज़न है, अगर लैंडलॉर्ड रेंट अथॉरिटी को एप्लीकेशन में ये सेटिस्फाई कर दे कि ही नीड्स दैट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इमीडिएटली फॉर हिज ओन कंजम्पशन, देन ऑल्सो यू कुड बी एविक्टेड और उनको ये पोजेशन हैंड ओवर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द ग्राउंड दैट इज़ फॉर इमीडिएट पोजेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ अ पार्ट एविक्शन। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने अब तक क्लॉजेस पढ़े, दीज वर द ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो भी हमने ग्राउंड्स पढ़े हैं डी से लेके क्यू तक, DEFGQ, तो ये जो ग्राउंड्स हैं ये स्पेसिफिकली आप क्या कर सकते हैं, पार्टली एविक्ट भी करवा सकते हैं। मतलब ये ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ रिपेयर्स या नेसेसरी चेंजेस करवा रहे थे। तो अगर कोई चेंजेस ऐसे हैं जिसमें हाफ पोर्शन को छोड़ के हाफ पोर्शन में आप वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब एविक्शन आपको फुल नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, पार्टली भी वर्क कर सकती है, तो पार्टली एविक्शन के ऑर्डर्स भी पास हो सकते हैं। तो हो सकता है कि एब्सोल्यूट की जगह पार्ट एविक्शन भी हो सके। तो फ्रेंड्स, ये जो सबसेक्शन है ये पार्ट एविक्शन अलाउ करता है। अब बात करते हैं लास्ट सबसेक्शन की, दैट इज़ टॉकिंग अबाउट सब टेनेंसी। तो ये सब टेनेंसी की बात कर रहा है कि अगर यही ऑर्डर्स आपको सब टेनेंसी में फ्लोट करने हैं तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सब टेनेंट को पार्टी बनाया जाए। आप टेनेंट को पार्टी बना के इनकी बाइंडेशन, इनकी बाइंडिंग फोर्स आप सब टेनेंट पे नहीं करवा सकते। तो ये सब सेक्शन बस इतनी सी बात कह रहा है, इफ़ यू वांट टू बाइंड सब टेनेंट अकॉर्डिंग टू दीज प्रोविजंस, अगर आपको सब टेनेंट को बाउंड करना है इन प्रोविजंस के अंदर, तो आपको सब टेनेंट को भी क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में पार्टी बनाना पड़ेगा। टेनेंट को मेंशन करने से डजंट मीन कि सब टेनेंट भी बाउंड हो जाएगा, तो सब टेनेंट को भी यू हैव टू मेक अ पार्टी इनटू दिस। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 20, जिसमें सबसेक्शन 1 में हमने बेसिक जर्नल रूल पढ़ा और सबसेक्शन 2 में हमने बहुत सी ग्राउंड्स पढ़ी एविक्शन की, और सबसेक्शन 3 और 4 में हमने कुछ जर्नल रूल्स देखे जो पार्ट एविक्शन की और सब टेनेंसी की बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 20। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्लियर कट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में डायरेक्टली आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इससे आप बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के साथ में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप सेक्शन नंबर 20 दैट इज़ ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ इन एनी केस यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट और क्वेरी, फील फ्री टू आस्क इन बिलो कमेंट बॉक्स।